Hello, good morning, student. This is Rohtas, Assistant Professor, Government College for Women, Sirsa. Today's topic is the river system of Himalayas drainage. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया के जो रिवर सिस्टम है उसमें किस प्रकार के रिवर पैटर्न्स बनते हैं, उनका हिमालय का और पेनिनसुलर का जो रिवर का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे कि मेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। द हिमालयन ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम बट द फॉलोइंग आर द मेजर रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे रिवर सिस्टम मिलते हैं, जिसमें से द इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र, द गंगा रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालय के अंदर ये तीन रिवर सिस्टम मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। जो सिंधु नदी है एक विश्व की बड़ी नदियों में गिनी जाती है। यदि हम सिंधु रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है वो हिमालय पर्वत में तिब्बत के अंदर मानसरोवर जो लेक्स है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें तो इसका जो फ्लो है वो वेस्ट में और नॉर्थ साउथ के अंदर ये फ्लो करती हुई हिमालय के जम्मू कश्मीर यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में से होती हुई ये फिर पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। सिंधु नदी जो है एक बहुत ही बड़ी नदी सिस्टम है। इसके साथ साथ में यदि हम उसके दूसरे जो ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये इसके मेन जो ट्रिब्यूटरीज है। यदि हम इनकी बात करते हैं जैसे कि इंडस नदी जो है और सतलुज नदी है, सतलुज नदी का जो ओरिजिन है तिब्बत के जो माउंट कैलाश पर्वत है वहाँ से इसका ओरिजिन है और वहाँ से ये एक एंटीसीडेंट रिवर इसको हम बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर वो नदियाँ होती है जो किसी पर्वत या किसी जो अपलैंड के पहले से ही या किसी ऊंचे उठे हुए भाग जो है उसके ओरिजिन से पहले ही वहाँ पर वो फ्लो करती थी और बाद में भी फिर वो फ्लो करती है। तो इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ब्यास नदी की हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन है। इसी तरह से रावी जो नदी है वो चंबा हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन है। यदि हम बात करें इसके बारे में कि ये जो रिवर है सिंधु नदी से कहाँ कहाँ मिलती है, तो जो ब्यास है वो सतलुज की एक ट्रिब्यूटरीज है और ये हरिके बांध के हरिके जो बैराज है वहाँ पर ये सतलुज को ज्वाइन करती है। इसी तरीके से चिनाब की जो सहायक नदी है वो रवि है, वो सराय सिंधु के पास जो है इसको ज्वाइन करती है। चिनाब दो नदियों के संगम से बनी है जिसको चंद्रभागा नदियों के नाम से भी ये जानी जाती है। टांडी यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक दूसरे को ज्वाइन करती है। इसी प्रकार से चिनाब और झेलम जो है, जो झेलम नदी है चिनाब की एक ट्रिब्यूटरीज है और झांग के अंदर वो उसको ज्वाइन करती है। सिंधु नदी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मिथनकोट के अंदर बाकी जितनी भी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पंचनाद यानी कि 5 जो नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सब मिलकर मिथनकोट के में सिंधु नदी को ज्वाइन करती है। ये देखिए सिंधु नदी का जो यदि हम इसके नेम की बात करें तो संस्कृत के अंदर इसको सिंधु और ग्रीक भाषा के अंदर जिसको है सिंथोस और लैटिन के अंदर सिंदसिस के नाम से जानी जाती है। इसकी जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। यदि हम इसके लेंथ की बात करें इंडस नदी की यानी कि सिंधु नदी की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से 710 किलोमीटर इन इंडिया
यानी कि भारत के अंदर यदि हम इसके लंबाई की बात करें तो ये 710 किलोमीटर बहती है और इसका जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास में है जो कैलाश रेंज के अंदर पड़ती है। झेलम जो नदी है वो वेरीनाग से निकलती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। इसी प्रकार से यदि हम चिनाब की बात करें तो बारालाचा का जो पास है हिमाचल के पास, वहाँ पर हिमाचल के अंदर वहाँ से इसका ओरिजिन है। इसकी जो लेंथ है लगभग 1180 किलोमीटर है। इसी तरह से जो रवि नदी है वो रोहतांग पास से इसका जो है रोहतांग पास के पास इसका जो है ओरिजिन सोर्स है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है और लगभग 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी तरीके से ब्यास जो है वो भी रोहतांग के पास से इसका ओरिजिन होता है और 460 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। सतलुज की बात करें तो सतलुज जैसे कि मानसरोवर जो लेक है तिब्बत में, वहाँ के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो है इंडस नदी का ओरिजिन है और सतलुज है उसके साउथ के अंदर मानसरोवर जो लेक है राकसताल, वहाँ से इसका ओरिजिन है और लगभग 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है जिसमें से 1050 किलोमीटर ये इंडिया के अंदर फ्लो करती है। ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी जो है सिस्टम, ये यहाँ पर सिंधु नदी ये हिमाचल प्रदेश वहाँ से अपने जम्मू कश्मीर से होती हुई गिलगित और फिर ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ से अलग अलग जो नदियाँ हैं सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये मिथनकोट के अंदर जो है सिंधु नदी में मर्ज हो जाती है। यदि हम इनका एंशियंट नेम की बात करें, अल्टरनेट नेम की बात करें तो सिंधु नदी को जो इंडस नदी है इसको सिंधु एंशियंट नेम में सिंगी खबाब, तिब्बत के अंदर इसको सिंगी खबाब के नाम से जानी जाती है। जो झेलम नदी है इसको वितस्ता, इसका पुराना नाम वितस्ता है। इसी प्रकार से चेनाब की बात करें तो असिकिनी इसका जो है एंशियंट नेम है और इसकी दो नदियों के संगम से ये बनती है, चंद्र और भागा। यहाँ पर इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से इसका ओरिजिन होता है। जो रवि नदी है उसका नाम जो पुराना नाम है वो परुशनी है, एंशियंट नेम है और एरावती। ब्यास नदी है उसको विपाशा एंशियंट नेम के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार जो सतलुज नदी है वो सतुधरी एंशियंट नेम है, जराडोस। और इसी प्रकार से लैंगचैन खबाब यानी कि तिब्बत के अंदर इसको जो लैंगचैन खबाब के नाम से जानी जाती है। द गंगा रिवर सिस्टम, यदि हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ ये एक पैरेलल रिवर पैटर्न्स बनाती है जिसमें नदियाँ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो एक दूसरे के साथ साथ में फ्लो करती है। गंगा नदी का जो मुख्य ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर है और इसकी जो टोटल लेंथ की यदि हम बात करें तो 2225 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। यदि हम उत्तर में इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, भागीरथी है, कोसी है, तीस्ता, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये उत्तरी पार्ट के अंदर इसकी सहायक नदियां हैं इन द नॉर्थर्न पार्ट। यदि हम साउथ एजिस की बात करें साउथ के अंदर तो ये यमुना, चंबल, जो चंबल नदी है वो यमुना नदी एक सहायक नदी मानी जाती है। इसी प्रकार से सिंधु, बेतवा, केन और सोन, ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो जिनका ओरिजिन जो है पेनिनसुलर प्लेटी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर इसका ओरिजिन होता है और ये गंगा नदी की सहायक नदियों के अंदर इनका सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। यदि हम इनमें बात करते हैं कि जो भागीरथी नदी है इसका जो यानी कि जो गंगा नदी है उसको यदि हम हिमालय के अंदर बात करें तो वहां से जब इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से तो वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती है आफ्टर दैट इट इज नोन एज गंगा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ा है। पहले ये मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गौरी गंगा, काफी सारे इसके नाम हैं। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है बंदरपूछ जो पीक है वहां पर इसका ओरिजिन होता है और वहां से फिर ये गंगा नदी के साउथ के अंदर मतलब इसके पैरेलल चलती हुई ये इलाहाबाद के अंदर इसको ज्वाइन कर लेती है। चंबल नदी का जो ओरिजिन है जानापाव हिल विंध्याचल रेंज के अंदर है
और ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसी प्रकार से जो बनास नदी है इसका ओरिजिन अरावली रेंज के अंदर है। बेतवा जो भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ से इसका ओरिजिन है। केन नदी है बारनेर से इसका ओरिजिन है। सोन नदी है जो अमरकटक का जो प्लेट्यू है, अमरकटक जो पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और साउथ के और नॉर्थ में फ्लो करती हुई ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ तो दामोदर है जिसको हम सौरो बंगाल के नाम से जानते हैं, वो उसका ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर होता है। इसी प्रकार से एक छोटी नदी और है जो रामगंगा है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, जो गंगा से पूर्वी पार्ट के अंदर चलती हुई है गंगा के साथ में मिक्सअप हो जाती है। इसी प्रकार से हम घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा जो नदी है वो गुरला मंदाका पीक साउथ ऑफ मानसरोवर लेक, यानी कि जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उसके साउथ के अंदर जो इसका ओरिजिन होता है। इसी प्रकार से जो काली नदी है वो ट्रांस हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जो नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर के पास से पड़ते हैं। गंडक रिवर जो है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से इसका ओरिजिन है और साउथ में फ्लो करती हुई गंगा के अंदर मिल जाती है। इसी तरह से बूढ़ी जो गंडक है वो सोमेश्वर हिल्स नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास इसका ओरिजिन होता है। इसी प्रकार से जो कोसी नदी है सौरव बिहार के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से हम आगे बात करें इसके अंदर तो ये देखिए जो गंगा नदी सिस्टम है इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर इसका जो धौली गंगा है जो बद्रीनाथ के अंदर इसका ओरिजिन होता है, ये देखिए जो अलकनंदा, ये जो येलो कलर की जो लाइन, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारी मुख्य नदी गंगा के रूप में जानी जाती है। लेकिन ये पहले इसका जो ओरिजिन होता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है वहाँ पर वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है और इसमें धौली गंगा आकर मिल जाती है जो विष्णु प्रयाग पर उसका ज्वाइन होती है। यानी कि इसमें हमें 5 प्रयाग देखने को जो मिलते हैं उसमें सबसे पहला है विष्णु प्रयाग जिसमें धौली और अलकनंदा नदी मिलती है। उसके बाद में जो है नंद प्रयाग जिसमें अलकनंदा और नंदाकिनी जो नदियां हैं वो मिलती है। उत्तर से अलकनंदा, उत्तर पूर्व से ये देखिए आप जो पीली कलर की है नंदाकिनी जो नदी है वो मिल जाती है। इसके बाद में जो कर्ण प्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और पिंडार गंगा दोनों नदियाँ कर्ण प्रयाग के अंदर आकर आपस में ज्वाइन होती है। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी जिसका ओरिजिन केदारनाथ के अंदर होता है, वहाँ से ऊपर से मंदाकिनी नदी और इधर से अलकनंदा आकर जो है रुद्रप्रयाग के अंदर दोनों आपस में ज्वाइन करती है। उसके बाद में जो देव प्रयाग है वहाँ पर भागीरथी नदी जिसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और उत्तर से ये आती हुई जो है अलकनंदा है वो देव प्रयाग पे मिलती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग पे मिलती है, वहीं से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। आप इधर नीचे देख रहे हैं इन सेट के अंदर कि किस प्रकार से दो नदियां आपस में आकर मिलती है। जहां पर दो नदियां आपस में आकर मिलती है उसी को संगम कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखिए कहाँ कहाँ पर ये गंगा को ज्वाइन करती है। यदि हम बात करते हैं यमुना नदी है वो इलाहाबाद के अंदर गंगा के साथ में ज्वाइन करती है। इसका जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसी प्रकार से जो रामगंगा है वो नैनीताल से निकलती है उत्तराखंड से और कन्नौज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है वहाँ पर ये आकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा जो नदी है जिसको कर्नाली के नाम से भी जानते हैं, ये मापसातुंग से इसका ओरिजिन है और बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गंगा नदी के साथ में मिलती है। गंडक नदी की बात करें तो ये नेपाल हिमालय के इसके अंदर इसका ओरिजिन है और सोनार पटना यानी कि सोनार के अंदर पटना के नजदीक जो सोनार जो सोनपुर है वहाँ पर ये गंगा के साथ में मिल जाती है। इसी प्रकार से जो कोसी नदी है वो घोसाई धाम में इसका ओरिजिन है और भागलपुर के अंदर ये जो गंगा के साथ में मिक्सअप यानी कि मर्ज हो जाती है। सोन नदी जिसका ओरिजिन अमरकटक में है वो अरा यानी कि पटना के पास में ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार से महानंदा जो नदी है वो दार्जिलिंग बेल्ट से निकलती हुई वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के साथ में ज्वाइन होती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, अलग अलग सिस्टम आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर जो लेक है उसके उत्तर में इसका जो है पूर्वी पार्ट के अंदर इसका जो ओरिजिन माना जाता है। वहाँ से फिर ये
तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर होती है, वहाँ पर उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये इंडिया के अंदर जो एंटर करती है, जो एक जो खड्ड बनाती है, गोर्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर से, तब उसको वहाँ पर दिहांग के नाम से जानती है, और असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से आगे चलकर वेस्ट बंगाल में ये जमुना के नाम से, और जब ये गंगा और ये यमुना दोनों आपस में मिक्सअप हो जाती है तो पद्मा के नाम से ये जानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है, यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, उसके अंदर मुख्य मुख्य कौन कौन सी नदियां हैं और उनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। ये मुख्य नदी आती है इस पेनिनसुलर की, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और तापी। हम बात करते हैं गोदावरी की, तो इसका जो ओरिजिन है, ये देखिए नासिक महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है, और टोटल इसकी जो लेंथ है 1465। मुख्य यदि हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबन और प्रणहिता, ये इसकी मुख्य नदियां हैं। इसको हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका ओरिजिन वगैरह देख लेते हैं। कृष्णा जो नदी है, ये महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में, ये जितनी भी नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है नदी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, उन सब का ओरिजिन वेस्टर्न घाट के अंदर माना जाता है। तो जो कृष्णा है, इसका जो ओरिजिन है महाबलेश्वरम के पास, यानी कि महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। उसकी टोटल जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। इसकी यदि मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है कोयना, घाटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुन्नेरू। नर्मदा रिवर सिस्टम, ये नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये ट्रप ट्रेंचेज में से होकर ये जाती है। ये दो अपवाद के रूप में वेस्टर्न जो है पार्ट के अंदर फ्लो करती है, अरेबियन सी के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। नर्मदा का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है, और उसकी टोटल जो लेंथ है वो 1310 किलोमीटर। यदि इसके हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हिरन, ओरसांग, बरना, कोलार, बुरहान, तावा और कुंडी। महानदी का जो ओरिजिन है वो दंडकारण्य प्लेट्यू नियर रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, वहां से इसके आसपास में इसका ओरिजिन माना जाता है। वो 857 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ईब है, मांड है, हसदियो है, शिवनाथ है, ओंग, जोंक और तेल, ये इसकी कुछ जो मुख्य मेन ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है, सहायक नदियां। इसी प्रकार से जो कावेरी है वो साउथ इंडिया की नदी है, जो ताल कावेरी से इसका ओरिजिन माना जाता है। 800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और हेरांगी, अर्णावती, लोक पावनी, सिमसा, अर्कावती, कबानी, भवानी, अमरावती, ये इसकी कुछ मुख्य नदियां, यानी कि सहायक नदियों का, ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। तापी, तापी का जो ओरिजिन है वो मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुल्ताई से 730 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसकी मेन हम यदि ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है प्यूमा, बैतूल, पटकी, गंजन और धतरंज, बोकाड और अमरावती। तो ये मुख्य नदियां हैं साउथ इंडिया की, जिनका ओरिजिन, उसकी लेंथ और इसकी मेन ट्रिब्यूट्स के बारे में हमने भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, ये देखिए महानदी जो है, ये ईस्ट फ्लोइंग जितनी भी जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां हैं वो डेल्टे का ओरिजिन करती है, यानी कि डेल्टे का निर्माण करती है। महानदी जो है वो सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये उड़ीसा में ज़्यादातर इसका जो फ्लो है, इसके साथ साथ में ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये नेविगेबल भी है, जिसके अंदर जो है पानी के अंदर जो है मतलब स्टीम वगैरह चलाई जाती है। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द लाइज इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 47% इसका जो है वो उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद में गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी कि दक्षिणी भारत की यदि हम बात करें, पेनिनसुला की बात करें, तो गोदावरी जो है एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है।
इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मेन ओरिजिन है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है, पूर्व में ये फ्लो करती हुई अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर डालती है। इसका जो हम स्टेट वाइज कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसके अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। टोटल इसकी लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर इन लॉन्ग विद द कैचमेंट एरिया ऑफ स्प्रेडिंग ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो 49% जो एरिया है वो महाराष्ट्र के अंदर, 20% मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, रेस्ट इन आंध्र प्रदेश के अंदर। ये गोदावरी और इसकी सहायक नदियाँ, जिसमें गोदावरी की टोटल जो लेंथ है वो 1419 किलोमीटर, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, दीज आर द सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर। ये देख सकते हैं गोदावरी रिवर का जो आप कैचमेंट एरिया, मेन इसकी बेसिन कहाँ से ये फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पार्ट इसके अंदर आता है। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, यानी कि गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पर कृष्णा का नाम आता है, जो पूर्व की तरफ फ्लो करती है। ये सेकंड लार्जेस्ट नदी है और इसका जो ओरिजिन है महाबलेश्वरम के अंदर होता है, महाराष्ट्र सह्याद्री के अंदर इसका ओरिजिन होता है। इट्स टोटल लेंथ इज 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है और इसका टोटल जो कैचमेंट एरिया है उसमें से यदि बात करें तो 27% महाराष्ट्र के अंदर, 44% इन कर्नाटका के अंदर एंड रेस्ट लाइज इन आंध्र प्रदेश, दैट इज 29%। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका के अंदर इसका ओरिजिन है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है और इसका ड्रेन एरिया की बात करें तो वो लगभग 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। इस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून समर। यदि उसके उत्तरी भाग की बात करें, अपर पार्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में ये रेनफॉल रिसीव करती है, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट करें, हम तमिलनाडु कोस्ट की बात करें, कोरमंडल कोस्ट की बात करें, तो वहाँ पर ये जो है लौटते हुए मानसून से, यानी कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून से जो है रेनफॉल रिसीव करती है। पेनिनसुलर रिवर अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल इन केरला, 41% in Karnataka and 56% lies in Tamil Nadu. Its important tributaries are the Kabini, Bhavani and Amravati. The river flow toward the west. यदि हम कुछ और नदियों की बात करें जो पश्चिम की तरफ फ्लो करती है, उसमें से नर्मदा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि अमरकटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। और एक धुआंधार ये फाल बनाती है जबलपुर के पास में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विच रिवर मेक द धुआंधार फाल नियर द जबलपुर, तो नर्मदा आपका आंसर रहेगा। इसके साथ साथ में वहाँ पर सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है जो एक मल्टीपर्पज डैम है। दूसरी नदी की बात करें तो तापी इज द अदर इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ओरिजिन फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड बात करें तो लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, जो कि एक सीजनल रिवर सिस्टम है। इसका जो ओरिजिन है वो पुष्कर के अंदर होता है और ये दो ब्रांचेस के अंदर बंट जाती है। पहली इसकी है शरावती और साबरमती, विच ज्वाइन ईच अदर एट द गोविंदगढ़, यानी दोनों मिलकर गोविंदगढ़ के पास में ये अपने आप को ज्वाइन कर लेती है। फ्रॉम हेयर द रिवर कम आउट ऑफ अरावली एंड नॉन एज लूनी, यहाँ से फिर वो लूनी नदी के रूप में जानी जाती है। It flow toward the west till Talwada and then take a southward direction to join the run of Kutch. तलवाड़ा से साउथ वेस्ट में टर्न लेने के बाद में ये कच्छ में जो है मिक्सअप हो जाती है। और द इंटायर रिवर सिस्टम इज एम्फीमिरल। एम्फीमिरल वो नदियाँ होती है जिनका ओरिजिन लैंड पार्ट पे होता है और वो समुद्र में गिरने से पहले ही जो है कंज्यूम हो जाती है, नहीं डिसअपीयर हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को एम्फीमिरल रिवर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ मुख्य और नदियां हैं जिसमें साबरमती, माही, धंधार, कालिंदी, शरावती,
भरतपुजा, पेरियार, ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनका कैचमेंट एरिया है जो 2000 या 5000 के बीच में पड़ता है, साबरमती और माही को छोड़कर। स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट, यदि हम और छोटी नदियों की, जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा, तो इसमें भी कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसके अंदर हम बात करें तो शत्रुंजी इज वन सच रिवर विच राइजेज नियर द दलखैवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। द भादरा ओरिजिनेट नियर अनाइल विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राधार राइज नियर गंतार विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। और साबरमती एंड माई आर द टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात। अदर की बात करें तो वैतरणा है और कालिंदी नदियां हैं, बेल और करवार है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। पेरियार है, पंपा है, भरतपुजा है। केरला के अंदर बात करें तो भरतपुजा है, भरतपुजा है। ठीक है, पेरियार है, पंपा है। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो मलाई हिल से इसका ओरिजिन होता है, वेस्ट की तरफ ये मूव करती है। गोवा की कुछ मुख्य नदियों की बात करें तो इसमें मांडवी और जुआरी नदी आती है। ये देखिए, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पुलार, ये कुछ रिवर है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये छोटी नदियां हैं जो पूर्व में फ्लो करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यदि हम कंपैरिजन की बात करें साउथ और नॉर्थ रिवर्स की, यानी कि जिनका ओरिजिन हिमालय के अंदर होता है और जिनका पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर होता है, तो उसमें हम प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो हिमालय की जो नदियां, इनका ओरिजिन हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर के अंदर होता है और पेनिनसुलर रिवर है वो सेंट्रल हाईलैंड से। नेचर ऑफ फ्लो की बात करें तो वो पेरिनियल है, यानी कि जिसमें पूरा साल पानी बहता है। और पेनिनसुलर की नदियां ज़्यादातर सीजनल है, जो मानसून के टाइम में ही वर्षा प्राप्त करती है। टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो ये एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, लीडिंग टू डेंट्रिक पैटर्न, यानी कि ध्रुमाकृति बनाती है। कुछ में उसकी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से पूर्व की है, कुछ बाद में बनी हुई है। यहाँ पर ये नदियां है सुपर इम्पोज है, रिजुनेटेड है, ट्रेलिस, रेडियल और रेक्टेंगल पैटर्न बनाती है, जिस इस पैटर्न के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। नेचर ऑफ रिवर की बात करें तो ये लॉन्ग है, काफ़ी लंबी है। ठीक है, और माउंटेन को कट करती हुई ये इरोजन भी करती है। ठीक है, रिवर कैप्चरिंग भी करती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो साउथ की नदियां हैं, जो पेनिनसुलर में जिनका ओरिजिन होता है, वो स्मॉल है, फिक्स्ड है और वेल एडजस्ट वैली है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनका जो कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है और पेनिनसुलर की नदियों का कैचमेंट एरिया काफ़ी छोटा है। एज की बात करें तो ये यंग और यूथफुल है हिमालय की नदियां, और पेनिनसुलर की जो नदियां हैं वो सारी की सारी ओल्ड है। रिवर रिजाइम एक्चुअली में क्या होता है? द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज इट्स रिजाइम। यानी कि कोई भी जो नदी है जहाँ से वो फ्लो करी है, अपने चैनल से जो फ्लो करी है पूरे साल में, उसको हम रिवर रिजाइम के नाम से जानते हैं। The North Indian rivers originate from the Himalaya are perennial. They are fed by the glacier through the snow melt and also receive rainfall water during the rainy season. उत्तरी भारत की नदियां, यानी कि जिनका ओरिजिन हिमालय में होता है, वो सारी की सारी ग्लेशियर के बेल्ट होने से उनका ओरिजिन होता है। रेनफॉल के टाइम में भी वो वर्षा के द्वारा जल प्राप्त करती है। बट द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर। साउथ की जो नदियां, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर नहीं मिलते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए उनमें जो है वाटर का जो फ्लो है फ्लैक्चुएट होता रहता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा है, क्योंकि रेनफॉल के टाइम में ही वो मोस्टली जो नदियां हैं वो जल ग्रहण करती है। द फ्लो इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यहाँ पर जो साउथ की नदी है वहाँ पर जो जल जो है वो सिर्फ रेनी सीजन के अंदर, यानी कि मानसून रेन के टाइम में ही वहाँ पर जो है उसका मेन जो है वो जल प्राप्त करती है और वाटर उनके अंदर बढ़ जाता है। दस द रिजाइम ऑफ द रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द रेनफॉल, यानी कि साउथ की नदियों का जो जल है वो रेनफॉल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो एंड आल्सो वेरी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू टू द अदर। और पेनिनसुलर के, यानी कि प्रायद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर उनमें जल की मात्रा जो है अलग अलग हो सकती है। द गंगा एंड इट्स मैक्सिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी जून पीरियड।
द मैक्सिमम फ्लो इज अटेन्ड आइदर इन अगस्त और इन सितंबर। यदि हम गंगा के मैक्सिमम फ्लो की बात करें तो जनवरी से जून और अगस्त से सितंबर के बीच में होती है। आफ्टर सितंबर देयर इज स्टेडी फॉल इन द फ्लो, और सितंबर के बाद में क्योंकि रेनफॉल भी कम हो जाती है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, इसलिए जो है धीरे धीरे जो है नदियों के अंदर जल का पानी भी कम होने लगता है। द रिवर दस हैज ए मानसून रिजाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। The Narmada has a very low volume of discharge from January to July, but it suddenly rises in August when the maximum flow is attained. The fall in October is as spectacular as the rise in August. तो इस प्रकार से यदि हम रिजाइन की बात करें तो नदियाँ पूरे साल जो वाटर रिसीव करती है उसी के आधार पर इनका जो है रिवर रिजाइम को डिफाइन या उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि किस किस टाइम में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मैक्सिमम वाटर रिसीव करती है। यदि हम गंगा नदी की बात करें तो ये देखिए, ये जनवरी से बढ़ना शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर, इसका जुलाई अगस्त सितंबर में पीक पर पहुंचती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी है, इसका रिवर रिजाइम की बात करें जून से ये अक्टूबर तक है। सिंधु नदी की बात करें तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये हाईएस्ट है। और झेलम और चिनाब की बात करें तो जून जुलाई अगस्त। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो नदियां हैं वो रेनी सीजन के टाइम में ही ज़्यादा वाटर रिसीव करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।